हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 22 अगस्त को। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अस्पताल में भर्ती एडमिशन के दौरान कौन सा दस्तावेज कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म, सहमति पत्र, नर्सिंग केयर प्लान, प्रोग्रेस नोट्स। अस्पताल में भर्ती एडमिशन के दौरान सहमति पत्र दस्तावेज कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, डिस्चार्ज प्रक्रिया में सबसे पहले किसे सूचित किया जाता है? हु इज इन्फॉर्म्ड फर्स्ट इन द डिस्चार्ज प्रोसेस? फार्मेसी विभाग, बिलिंग सेक्शन, रोगी और परिजन, लैब विभाग। तो डिस्चार्ज प्रक्रिया में सबसे पहले रोगी और परिजन को सूचित किया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चिकित्सीय कानूनी रिकॉर्ड कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना आवश्यक है भारत में सामान्यतः? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिकित्सीय कानूनी रिकॉर्ड जो है ना 5 वर्ष से सुरक्षित रखना आवश्यक है भारत में। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्स मरीज संबंध का वह चरण जिसमें रोगी को अस्पताल के नियम व रूटीन से परिचित कराया जाता है, ये क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज, टर्मिनेशन फेज, फॉलो अप फेज। तो ये क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओरिएंटेशन फेज कहलाता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? मौखिक वर्बल और अमौखिक नॉन वर्बल संचार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मौखिक संचार तेज होता है, अमौखिक धीमा। अमौखिक संचार भावनाओं को बेहतर व्यक्त करता है। मौखिक संचार रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अमौखिक में शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, अमौखिक संचार भावनाओं को बेहतर व्यक्त करता है। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन हमारा है, नर्सिंग दस्तावेजीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अस्पताल का राजस्व बढ़ाना, चिकित्सीय कानूनी प्रमाण देना, फार्मेसी को निर्देश देना, रोगी की फाइल पूरी करना। तो नर्सिंग दस्तावेजीकरण का सबसे जो बड़ा उद्देश्य है चिकित्सीय कानूनी प्रमाण देना। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विटल साइंस में कौन सा संकेत शरीर के मेटाबॉलिक रेट को अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है? तापमान, नाड़ी, श्वसन दर या रक्तचाप? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तापमान को दर्शाता है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन देखेगा, डिजिटल थर्मामीटर को तापमान मापने के बाद कितने समय तक अल्कोहल में डुबाना चाहिए? 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट या 5 मिनट? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल थर्मामीटर को तापमान मापने के बाद 30 सेकंड तक अल्कोहल में डुबाना चाहिए। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में, 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उपयोग के बाद उपकरणों को कितने समय के भीतर डिसइंफेक्शन के लिए भेजना चाहिए? तुरंत, 1 घंटे के भीतर, 3 घंटे के भीतर, अगले दिन? उपयोग के बाद उपकरणों को तुरंत डिसइंफेक्शन के लिए भेजना चाहिए। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस 10वां क्वेश्चन हमारा है कि लिनन को संक्रमण से बचाने की प्राथमिक विधि क्या है? ड्राई क्लीनिंग, उबालना, ब्लीचिंग पाउडर में भिगोना, धूप में सुखाना। तो लिनन को संक्रमण से बचाने की प्राथमिक जो विधि है ब्लीचिंग पाउडर में भिगोना। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आइसोलेशन प्रिकॉशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी को आराम देना, संक्रमण का प्रसार रोकना, रोगी का पोषण सुधारना, दवा की खुराक कम करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आइसोलेशन प्रिकॉशन का मुख्य उद्देश्य होता है संक्रमण का प्रसार रोकना। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल? मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, PPE किट का उपयोग, सिंगल रूम आइसोलेशन। तो अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी जो उपाय है हैंड हाइजीन। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पीले रंग का बायोमेडिकल वेस्ट विन किस प्रकार के कचरे के लिए प्रयोग होता है? येलो बायोमेडिकल वेस्ट विन ए यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट, सॉक्स, एनाटॉमिकल वेस्ट या ग्लास वेस्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी एनाटॉमिकल वेस्ट। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन देने का सामान्य कोण कितना होता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? तो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, दवा देने के 7 राइट्स में से कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द 7 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इंक्लूड? सही रोगी, सही समय, सही अस्पताल, सही मार्ग। दवा देने के 7 राइट्स में कौन सा शामिल नहीं है? सही अस्पताल। तो 15वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। CPR के दौरान बॉक्स में चेस्ट कंप्रेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या 4 इंच? CPR के दौरान बॉक्स में चेस्ट कंप्रेशन की गहराई जो है ना 2 इंच होनी चाहिए। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, फर्स्ट एड में नोज वेल्डिंग के दौरान सही पोजीशन क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ड्यूरिंग फर्स्ट एड फॉर नोज वेल्डिंग? सिर पीछे की ओर झुकाना, सिर आगे की ओर झुकाना, लेटना, सिर साइड में झुकाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सिर आगे की ओर झुकाना। तो 17वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर फॉर ए डाइंग पेशेंट? मृत्यु के निकट रोगी की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑक्सीजन देना, दर्द कम करना, दवा रोकना, परिवार को दूर रखना। मृत्यु के निकट रोगी की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दर्द कम करना। तो 18वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द पेशेंट फर्स्ट नीड ड्यूरिंग एडमिशन? एडमिशन के समय रोगी की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? वित्तीय सहायता, मानसिक आश्वासन, मेडिकल टेस्ट, बिलिंग प्रक्रिया। तो एडमिशन के समय रोगी की सबसे पहली आवश्यकता होती है मानसिक आश्वासन। तो 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम भारत में पहली बार कब लागू हुए?
व्हेन वेयर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया 1995, 1998, 2000, 2005। तो मेरे प्यारे बच्चों बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम भारत में पहली बार वर्ष 1998 में लागू हुए। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्जिकल मरीज की देखभाल में प्री ऑपरेटिव तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना, ऑपरेशन थिएटर साफ करना, दवाओं की उपलब्धता जांचना, डॉक्टर की ड्यूटी तय करना। तो सर्जिकल मरीज की देखभाल में प्री ऑपरेटिव तैयारी का मुख्य उद्देश्य है रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीयू में नर्सिंग के दौरान वेंटिलेटर से जुड़े रोगी से कौन सा पैरामीटर सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है? रक्तचाप, ऑक्सीजन सैचुरेशन, शरीर का तापमान, नाड़ी दर। तो आईसीयू में नर्सिंग के दौरान वेंटिलेटर से जुड़े रोगी में ऑक्सीजन सैचुरेशन पैरामीटर सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा। एनेस्थीसिया देने से पहले रोगी को किस पोजीशन में रखा जाता है? इन विच पोजीशन इज ए पेशेंट प्लेस्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया? सुपाइन पोजीशन, ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फॉलर पोजीशन। तो किस पोजीशन में रखा जाता है? तो गाइस इसे रखा जाता है सुपाइन पोजीशन में। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के कितने मिनट बाद प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होती है? 5 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट, 40 से 50 मिनट या 60 मिनट? रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के कुल 5 से 15 मिनट बाद प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होती है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन देखेगा। ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, यूवी किरणें, गैस स्टेरिलाइजेशन। तो ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो विधि है मेरे प्यारे बच्चों ये है ऑटोक्लेविंग। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, श्वसन तंत्र की आपातकालीन स्थिति में नर्स का पहला कदम क्या होगा? ऑक्सीजन देना, दवा देना, डॉक्टर को बुलाना, रोगी को बैठाना। तो श्वसन तंत्र की आपातकालीन स्थिति में नर्स का पहला कदम क्या होता है? ऑक्सीजन देना। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हृदय रोगियों के लिए आईसीयू में किस मॉनिटरिंग डिवाइस का प्रयोग आवश्यक है? ईसीजी मॉनिटर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर या स्पाइरोमीटर। तो हृदय रोगियों के लिए आईसीयू में ईसीजी मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग आवश्यक है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कैंसर रोगी में कीमोथेरेपी के दौरान सबसे अधिक ध्यान किस बात पर देना चाहिए? इम्यूनिटी स्तर, रक्तचाप, वजन, शरीर का तापमान। तो कैंसर रोगी में कीमोथेरेपी के दौरान सबसे अधिक ध्यान इम्यूनिटी स्तर पर देना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइज इन डिजास्टर नर्सिंग? आपदा नर्सिंग में ट्राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? घायलों को प्राथमिकता देना, दवाओं का वितरण, पानी उपलब्ध कराना, मृतकों की पहचान। तो आपदा नर्सिंग में ट्राइज का मुख्य उद्देश्य होता है घायलों को प्राथमिकता देना। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी है? एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, मास्क पहनना, रोगी को आइसोलेट करना, ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग बदलना। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी है? एंटीसेप्टिक हैंड वॉश।
तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है हेमोफीलिया रोगी में किस प्रकार का रक्त आधान दिया जाता है? प्लेट्स, प्लाज्मा, कार्योप्रेसिटेटिव, संपूर्ण रक्त। तो मेरे प्यारे बच्चों हेमोफीलिया रोगी में कार्योप्रेसिटेटेट जो है रक्त आधान दिया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ऑपरेशन के बाद रोगी में दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? पीसीए, मौखिक दवा, ठंडी सिकाई, ध्यान और योग। ऑपरेशन के बाद रोगी में दर्द नियंत्रण के लिए पीसीए सबसे उपयुक्त है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच प्रोटोकॉल इज फॉलोड इन आईसीयू प्रिवेंट स्पेस, यानी आईसीयू में सेप्सिस से बचाव के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया जाता है? हेड हाइजीन प्रोटोकॉल, एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल, आइसोलेशन प्रोटोकॉल या सभी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ये सभी। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि एनेस्थीसिया के दौरान नर्स को कौन सा महत्वपूर्ण संकेत लगातार मॉनिटर करना चाहिए? ऑक्सीजन सैचुरेशन, रक्तचाप, हृदय गति या सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों एनेस्थीसिया के दौरान नर्स को ये सभी यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन, रक्तचाप, हृदय गति इन सब का मॉनिटर करना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 35वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्लीज़ सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है रक्त आधान से पहले नर्स को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? रक्त समूह, रक्त की मात्रा, तापमान या नाड़ी? तो रक्त आधान से पहले नर्स को सबसे पहले रक्त समूह को जांचना चाहिए। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी इन कैंसर पेशेंट? कैंसर रोगी में रेडियोथेरेपी का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? बाल झड़ना, उच्च रक्तचाप, हड्डी टूटना, वजन बढ़ाना। तो कैंसर रोगी में रेडियोथेरेपी का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है? बाल झड़ना, हेयर लॉस। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपदा नर्सिंग में ग्रीन टैग का मतलब क्या है? व्हाट डज द ग्रीन टैग मीन ए डिजास्टर नर्सिंग? मामूली घायल, गंभीर घायल, मृत, तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता। तो आपदा नर्सिंग में ग्रीन टैग का मतलब होता है मामूली घायल। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा व्हाट इज फर्स्ट साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग इन ए सर्जिकल पेशेंट? सर्जिकल मरीज में पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग का पहला संकेत क्या होता है? रक्तचाप गिरना, नाड़ी तेज होना, ऑक्सीजन कम होना, शरीर ठंडा होना। तो सर्जिकल मरीज में पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग का पहला संकेत होता है नाड़ी तेज होना। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीयू में वेंटिलेटर संबंधी निमोनिया से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? सिर 3 से 45 डिग्री ऊंचाई पर रखना, बार बार पोजीशन बदलना, नियमित सक्शनिंग या सभी? तो आईसीयू में वेंटिलेटर संबंधी निमोनिया से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? ये सभी। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनेस्थीसिया रिकवरी रूम में नर्स का पहला कार्य क्या होगा? श्वसन मॉनिटर करना, दवा देना, परिवार को सूचना देना, घाव की ड्रेसिंग करना। तो एनेस्थीसिया रिकवरी रूम में नर्स का पहला कार्य क्या होता है? श्वसन मॉनिटर करना। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गर्भावस्था के किस सप्ताह में भ्रूण की हड्डियां में कैल्सिफिकेशन शुरू होता है? 8वां सप्ताह, 12वां सप्ताह, 16वां सप्ताह या 20वां सप्ताह? तो गर्भावस्था के 16वें सप्ताह में भ्रूण की हड्डियों में कैल्सिफिकेशन शुरू होता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा
अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि HELLP सिंड्रोम में कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? हीमोलाइसिस, लिवर एंजाइम वृद्धि, लो प्लेटलेट काउंट, हाइपरकैल्सीमिया। तो HELLP सिंड्रोम में हाइपरकैल्सीमिया लक्षण शामिल नहीं है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में एपीगार स्कोर का पहला मूल्यांकन जन्म के कितने मिनट बाद किया जाता है? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट? तो मेरे प्यारे बच्चों, नवजात शिशु में एपीगार स्कोर का पहला मूल्यांकन जन्म के 1 मिनट के बाद किया जाता है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा व्हाट डज द टर्म क्विकनिंग मीन इन ए प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में क्विकनिंग शब्द का अर्थ क्या है? भ्रूण की पहली हलचल, गर्भाशय सिकुड़न, भ्रूण का सिर नीचे आना, प्लेसेटा का निर्माण। तो गर्भावस्था में क्विकनिंग शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों भ्रूण की पहली हलचल। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज एसोसिएटेड विद? प्रसव का तीसरा चरण किससे संबंधित है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, बच्चे का जन्म, अपरा प्लेसेटा का निष्कासन, झिल्ली का फटना। तो प्रसव का तीसरा चरण किससे संबंधित है? अपरा प्लेसेट का निष्कासन। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को कब प्री एलेक्सिपिया कहा जाता है? 20 सप्ताह से पहले, 20 सप्ताह के बाद प्लस प्रोटीनूरिया, केवल 30 सप्ताह के बाद, प्रसव के बाद। तो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को कब प्री एलेक्सीमिया कहा जाता है? 20 सप्ताह के बाद प्लस प्रोटीनूरिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 50 प्रति मिनट, 40 से 60 प्रति मिनट, 50 से 70 प्रति मिनट। तो नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 40 से 60 प्रति मिनट। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी स्थिति सिजेरियन सेक्शन के लिए पूर्ण निषेध मानी जाती है? ब्रीच प्रोटेंशन, प्लेसेटा प्रीविया, जुड़वा गर्भ, प्रसव की धीमी प्रगति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्लेसेटा प्रीविया। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है प्रसव के किस चरण में एपिजियोटॉमी की जाती है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथा चरण? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसव के दूसरे चरण में एपिजियोटॉमी की जाती है। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। स्तनपान कराने वाली मां को दैनिक अतिरिक्त कैलोरी कितनी लेनी चाहिए? 200 कैलोरी, 350 कैलोरी, 500 कैलोरी या 650 कैलोरी? तो स्तनपान कराने वाली मां को दैनिक अतिरिक्त कैलोरी 500 कैलोरी लेनी चाहिए। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि ऑक्सीटोसिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड फॉर गर्भ निरोध, प्रसव प्रेरण, रक्तचाप नियंत्रण, मतली कम करना। तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग जो है ना प्रसव प्रेरण के लिए किया जाता है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि नवजात में हाइपोथर्मिया की सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा व्हेन शुड आयरन सप्लीमेंट्स बी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में आयरन सप्लीमेंट कब शुरू करना चाहिए? पहले त्रैमासिक में, दूसरे त्रैमासिक में, तीसरे त्रैमासिक में या प्रसव के बाद? तो गर्भावस्था में आयरन सप्लीमेंट जो है ना दूसरे त्रैमासिक से शुरू करना चाहिए। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नाल काटने से पहले कौन सी प्रक्रिया जरूरी है? भ्रूण की पहचान, नाल का क्लैप करना, नवजात को धोना, नवजात का वजन लेना। तो नवजात के समय नाल काटने से पहले कौन सी प्रक्रिया जरूरी है?
नाल को क्लैप करना। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का मुख्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का जो मुख्य कारण है HCG हार्मोन्स वृद्धि। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस, नवजात के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क का लाभ कौन सा नहीं है? तापमान नियंत्रण, स्तनपान में सुधार, संक्रमण की संभावना बढ़ाना, माता शिशु बंधन। तो नवजात के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क का लाभ कौन सा नहीं है? संक्रमण की संभावना बढ़ाना। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गर्भाशय फटने की सबसे सामान्य वजह क्या है? पूर्व सिजेरियन सेक्शन, लंबे समय तक प्रसव, प्लेसेटा का अलग होना, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो गर्भाशय फटने की सबसे सामान्य वजह क्या है? पूर्व सिजेरियन सेक्शन। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भाशय एंटोनी, जन्म नहर में फटाव, नाक का अवशेष, रक्त का थक्का। तो इसका कारण है गाइस गर्भाशय एटोनी। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की न्यूनतम अनुशंसित खुराक क्या है? 100 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 800 mcg। तो गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की न्यूनतम अनुशंसित खुराक जो है 400 mcg। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, नवजात में जन्म के तुरंत बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो नवजात में जन्म के तुरंत बाद पहला जो टीका है हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला भाई क्वेश्चन, शिशु के जन्म के तुरंत बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराने का मुख्य लाभ क्या है? शिशु का वजन बढ़ना, स्तनपान का जल्दी शुरुआत, टीकाकरण में सुधार, रोने की अवधि बढ़ना। स्तनपान की जल्दी शुरुआत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिशु में जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सिफारिश किस संगठन के द्वारा दी गई है? शिशु के जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सिफारिश WHO के द्वारा दी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 40 से 60। तो 63वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जन्मजात हृदय कोश की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट आमतौर पर जन्म के बाद किया जाता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG। तो जन्मजात हृदय रोग को पहचानने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट जो है जन्म के बाद किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट किस प्रकार के विकार हैं? आनुवांशिक, पोषण संबंधी, जन्मजात या संक्रामक? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट जो है ना, ये जन्मजात प्रकार के विकार हैं। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोलोस्ट्रम किसमें विशेष रूप से समृद्ध होता है? वसा, प्रोटीन और एंटीबॉडी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोलोस्ट्रम जो है ना, ये प्रोटीन और एंटीबॉडी में समृद्ध होता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है? BCG, OPV, DPT या मेसेल्सा।
तो नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका दिया जाता है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम असमानता से होता है? ट्रिसोमी 21। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्तनपान कराने वाली मां के आहार में किस पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? प्रोटीन, वसा, फाइबर या सोडियम? तो स्तनपान कराने वाली मां के आहार में प्रोटीन पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? दवा देना, हीटर लगाना, कंगारू मदर केयर, ज़्यादा कपड़े पहनाना? तो नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है कंगारू मदर केयर। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है? विटामिन की कमी, बिलीरुबिन को बढ़ाना, संक्रमण, निर्जलीकरण? तो मेरे प्यारे बच्चों नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण है बिलीरुबिन का बढ़ना। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि फिनाइल केटोन्यूरिया किस चयापचय विकार से संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वसा मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म? तो ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में खसरा से बचाव के लिए पहला टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो बच्चों में खसरा से बचाव के लिए पहला टीका जो है ना ये 9 माह में दिया जाता है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में अक्वार स्कोर कितने समय पर लिया जाता है? 1 और 5 मिनट, 2 और 10 मिनट, 5 और 15 मिनट, 1 और 10 मिनट? तो मेरे प्यारे बच्चों नवजात शिशु में अक्वार स्कोर जो है ना 1 और 5 मिनट पर लिया जाता है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 75 क्वेश्चन देखेगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया? तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्री टर्म शिशु वह है जो गर्भावस्था के कितने सप्ताह से पहले जन्म लेता है? 34 सप्ताह, 36 सप्ताह, 37 सप्ताह या 38 सप्ताह? प्री टर्म शिशु वह है जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है। तो 76वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पाइना बिफिडा किस विटामिन की कमी से जुड़ा जन्मजात दोष है? विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन सी, विटामिन डी? तो स्पाइना बिफिडा जो है ना गाइस ये विटामिन B9 से जुड़ा जन्मजात दोष है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, WHO के अनुसार नवजात मृत्यु दर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? विशेष आहार, टीकाकरण, स्वच्छ प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, शिशु वजन बढ़ाना? तो राइट आंसर की बात करूं स्वच्छ प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्तन के दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज? तो स्तन के दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, नवजात शिशु में कम जन्म भार, लो बर्थ वेट किससे परिभाषित होता है? 1.5 किलोग्राम, 2.0 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3.0 किलोग्राम? तो नवजात शिशु में कम जन्म भार जो है ना 2.5 किलोग्राम से परिभाषित होता है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
मानसिक रोगी में आत्महत्या के जोखिम का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कौन सा माना जाता है? नींद की कमी, पहले आत्महत्या का प्रयास, भूख में कमी, सामाजिक अलगाव। तो मानसिक रोगी में आत्महत्या के जोखिम का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो संकेतक है, पहले आत्महत्या का प्रयास। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा कि अति सक्रिय रोगी के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? शांत वातावरण प्रदान करना, उत्तेजक गतिविधियों को बढ़ाना, रोगी को अलग करना, मौखिक दवा बंद करना। तो अति सक्रिय रोगी के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप है शांत वातावरण प्रदान करना। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अवसादग्रस्त रोगी के लिए नर्स का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मसम्मान बढ़ाना, नींद में सुधार, आहार में सुधार, सामाजिक गतिविधियां बढ़ाना। तो अवसादग्रस्त रोगी के लिए नर्स का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मसम्मान बढ़ाना। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विनाशकारी रोगी को संभालते समय नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शारीरिक नियंत्रण करना, मौखिक रूप से शांत करना, रोगी को अकेला छोड़ना, पुलिस को बुलाना। तो विनाशकारी रोगी को संभालते समय नर्स को सबसे पहले मौखिक रूप से शांत करना। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानसिक अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? उपचार योजना बनाना, प्रारंभिक मूल्यांकन, दवा लिखना, रोगी को वार्ड में स्थान देना। तो मानसिक अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया का पहला चरण होता है प्रारंभिक मूल्यांकन। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अनैच्छिक भर्ती का निर्णय कौन लेता है? रोगी के परिजन, चिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनैच्छिक भर्ती का निर्णय जो है ना चिकित्सक लेता है। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा होता है? चिकित्सा रिपोर्ट, रोगी की सहमति, दवा सूची, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। तो मानसिक अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है चिकित्सा रिपोर्ट। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आत्महत्या प्रवृत्ति वाले रोगी को डिस्चार्ज करने से पहले नर्स को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? रोगी को परामर्श दिया गया हो, सभी दवाएं बंद कर दी गई हों, रोगी को अकेला भेजा जाए, अस्पताल में फिर से भर्ती किया जाए। आत्महत्या प्रवृत्ति वाले रोगी को डिस्चार्ज करने से पहले नर्स को सबसे पहले रोगी को परामर्श दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अति सक्रिय रोगी में आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा हैलोपेरिडोल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अवसाद के इलाज में सबसे पहले कौन सी थेरेपी दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसको ये बोला जाता है। काफ़ी कठिन शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विनाशकारी रोगी के साथ बातचीत में नर्स को किस प्रकार का संचार उपयोग करना चाहिए? स्पष्ट और शांत, तेज और ऊंची आवाज़, या व्यंग्यात्मक चुप रहना? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो विनाशकारी रोगी के साथ बातचीत में नर्स को स्पष्ट और शांत संचार उपयोग करना चाहिए। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानसिक अस्पताल में डिस्चार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी को फिर से भर्ती करना, रोगी को सामुदायिक पुनर्वास, दवा बदलना, रोगी को अलगाव में रखना। तो मानसिक अस्पताल में डिस्चार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी की सामुदायिक पुनर्वास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
सो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आत्महत्या प्रवृत्ति वाले रोगी को वार्ड में किस प्रकार का बेड दिया जाता है? लकड़ी का बेड, बिना नुकीले किनारे वाला, धातु का बेड, ऊंचा बेड। तो आत्महत्या प्रवृत्ति वाले रोगी को बिना नुकीले किनारे वाले का जो है वो बेड दिया जाता है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मानसिक रोगी में औषधि अनुपालन बढ़ाने के लिए नर्स क्या कर सकती है? दवा की जानकारी देना, दवा की मात्रा घटाना, दवा बंद करना, दवा को बदलना। तो मानसिक रोगी में औषधि अनुपालन बढ़ाने के लिए नर्स क्या कर सकती है? दवा की जानकारी देना। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानसिक रोगी को आक्रामकता से रोकने के लिए प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? प्रारंभिक काउंसलिंग, शारीरिक नियंत्रण, अलगाव या दवा देना। तो मानसिक रोगी को आक्रामकता से रोकने के लिए प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? प्रारंभिक काउंसलिंग। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवसादग्रस्त रोगी के लिए समूह चिकित्सा ग्रुप थेरेपी का मुख्य लाभ क्या है? सामाजिक समर्थन, दवानुपालन, बेहतर नींद, भूख में सुधार। तो अवसादग्रस्त रोगी के लिए समूह चिकित्सा का मुख्य लाभ क्या है? सामाजिक समर्थन। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मानसिक रोगियों के पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र जीवन जीना, अस्पताल में रहना, दवा बंद करना, अलगाव में रखना। तो मानसिक रोगियों के पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र जीवन जीना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मानसिक अस्पताल में मरीज की पहचान सत्यापित करने के लिए क्या किया जाता है? पहचान पट्टी, डॉक्टर का हस्ताक्षर, नर्स का नाम, बोर्ड नंबर। तो मानसिक अस्पताल में मरीज की पहचान सत्यापित करने के लिए क्या किया जाता है? पहचान पट्टी। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन भारत में किस नाम से जानी जाती है? आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन भारत में अप्सरा हेल्पलाइन, अशारा हेल्पलाइन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मानसिक रोगियों की देखभाल में नर्स को सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए? अहंकारिता, न्याय, परोपकार, गोपनीयता। तो मानसिक रोगियों की देखभाल में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अहनिकारता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर पढ़ने में हमसे कहीं भी गलती हुई हो तो आप हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। कुछ शब्दों को मैं नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन पढ़ने की मैंने कोशिश की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।